स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। आज हम CSIR-NET लाइफ साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आता है। वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसको अच्छे से CSIR लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जर्म सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, और सोमाटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। सोमाटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमाटिक सेल्स हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं बॉडी का, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, जैसे मसल ग्रोथ हो रहा है, जैसे बोन का ग्रोथ हो रहा है। सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो सोमाटिक सेल्स हैं। बट कुछ जर्म सेल्स भी होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं वो मेल में स्पर्म होता है एंड फीमेल में एग होता है, ठीक है। मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो सोमाटिक सेल में होता है, जो सेल डिवीजन सोमाटिक सेल में होता है, वो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, ओके, माइटोसिस। एंड जो जर्म सेल में होता है वो सेल डिवीजन को मेयोसिस बोलते हैं, ठीक है, मेयोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, कोई स्टेम सेल होगा। स्टेम सेल मतलब ऐसा एक सेल जो कि एक ऑर्गन में प्रेजेंट होता है और उसी ऑर्गन का जो प्राइमरी सेल से वो सब बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम पढ़ें, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें से क्या बनते हैं? स्पर्म सेल बनते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल के लिए एक स्टेम सेल होता है, ठीक है, और वो स्टेम सेल स्पर्म सेल बनाता है, ठीक है। ये हमारे टेस्टिस में बनता है और टेस्टिस में दो टाइप ऑफ सेल होते हैं, एक होता है लेडिक सेल, एक होता है सर्टोली सेल, ठीक है। जो लेडिक सेल होता है लेडिक सेल होता है वही स्पर्म बनाता है, ठीक है। और जो सर्टोली सेल होता है स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो स्टेम सेल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो स्टेम सेल यूज होते हैं, वो स्टेम सेल दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है टाइप ए स्टेम सेल जो कि डार्क होता है, एक होता है टाइप ए स्टेम सेल जो कि पेल कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। एक होता है टाइप बी स्टेम सेल, ठीक है, टाइप बी स्टेम सेल। और ये टाइप ए स्टेम सेल जो है ये एक ट्रू स्टेम सेल है, ठीक है। टाइप ए जो स्टेम सेल है, ये जो डार्क वाला है वो एक ट्रू स्टेम सेल है, और ये क्या करता है, टाइप ए का पेल स्टेम सेल को बनाता है, ठीक है। और टाइप ए का पेल स्टेम सेल टाइप बी के स्टेम सेल को बनाता है, और टाइप बी स्टेम सेल बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब उनमें 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसके बाद बनाते हैं उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पे एक मेयोसिस होता है। मेयोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इससे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि मेयोसिस क्यों होता है जर्म सेल में। जर्म सेल में मेयोसिस इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना होता है हाफ में। अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस नहीं हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है, और क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस होने के बाद जब जाइगोट बनेगा तो मेल और फीमेल का जो फ्यूजन होगा एग का और स्पर्म का, तब जाके क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाएगा। मतलब स्पर्म से 23 क्रोमोसोम आएंगे और एग से 23 क्रोमोसोम आएंगे, और ये 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। अगर ये रिडक्शन नहीं होता तो 46 + 46 कितना हो जाता, 92 हो जाता। तो इससे गड़बड़ी आ जाती क्योंकि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा,
ठीक है, इसी वजह से भगवान ने हमको ऐसा बनाया है कि नेचुरली जर्म सेल्स में मेयोसिस होता है ताकि रिडक्शनल डिवीजन हो सके और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो सके। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? अभी देखते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं उसमें क्या हुआ, मेयोसिस हुआ और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना उसके बाद उसमें मेयोसिस 2 होगा। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मेयोसिस 2 होगा, मेयोसिस 2 होगा। यहाँ पे मेयोसिस 1 हुआ था क्योंकि मेयोसिस का 2 फेज होता है, आपको पता है। मेयोसिस 2 होगा, वहाँ पे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। ओके, ये स्पर्मेटिड्स एक मैच्योरेशन फेज में जाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड स्पर्म के आकार में आएंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये एक मैच्योर स्पर्म बनेगा। ठीक है, मैच्योर स्पर्म बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है? उसके बाद ये टोटल ड्यूरेशन लेता है 64 टू 74 डेज फॉर्म होने में। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बनने तक, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ उसके बाद बनेगा स्पर्म बनने तक 64 टू 74 डेज टाइम लेता है। ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या इवेंट होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में पहला जो इवेंट होता है उसमें स्पर्म का एक्रोजोम फॉर्म होता है, ऐसे स्पर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक होता है और ये मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है। ठीक है, और इस पार्ट को, इस पार्ट का जो कवरिंग है इसको एक्रोजोम बोलते हैं, एक्रोजोम, एक्रोजोम बोलते हैं। और ये एक्रोजोम किससे बनता है? ये एक्रोजोम गोल्गी बॉडी से बनता है। ठीक है, ये एक्रोजोम गोल्गी बॉडी से बनता है, ये एक्रोजोम गोल्गी बॉडी से बनता है। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्रोजोम किससे बनता है, पार्ट बी में पूछ सकता है, तो ये गोल्गी बॉडी से बनता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मिडिल पीस में होता है। ठीक है, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मिडिल पीस में होता है और ये टेल होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। अभी एक्रोजोम फॉर्मेशन हो गया, एक्रोजोम गोल्गी से फॉर्मेशन हो गया, एक्रोजोम फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन होगा? नेक्स्ट इसका न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन। न्यूक्लियर कंडेंसेशन के लिए दो प्रोटीन चाहिए, दो तीन प्रोटीन्स में चाहिए। एक तो हिस्टोन है, हिस्टोन तो पहले ही कंडेंस करता है। ठीक है, उसके बाद है कंडेंसिन, कंडेंसिन, उसके बाद है कोहेसिन। ये तीन जो प्रोटीन हैं ये न्यूक्लियर कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंडेंसेशन और न्यूक्लियर कंडेंसेशन इसमें होगा। न्यूक्लियर कंडेंसेशन होने के बाद और टेल बनेगा। ठीक है, क्रोमोसोम का, सॉरी स्पर्म का टेल बनेगा। इसमें जो टेल बनते हैं ये टेल को फ्लैजेला बोला जाता है। ठीक है, टेल को फ्लैजेला बोला जाता है और ये 9+2 अरेंजमेंट में बनता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट में बनता है। ये 9+2 अरेंजमेंट में कैसे बनता है? इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट होते हैं। 9 फाइबर्स साइड में होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 फाइबर साइड में होते हैं, बीच में 2 फाइबर होते हैं और इनके बीच में एक लिंक होता है, उसको नेक्सिन लिंक बोलते हैं। ठीक है, नेक्सिन लिंक बोलते हैं। और ये फाइबर जो 9+2 बीच में 2 होता है और साइड में 9 होते हैं, पेरिफेरल फाइबर 9 होते हैं और बीच में सेंट्रल फाइबर 2 होते हैं।
इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से अपना क्या होता है, फ्लैजेला बनता है। और ये फ्लैजेला कैसे मूव करता है, फ्लैजेला मूव होने के लिए यहाँ पे उसका बेस होता है और मान लो ये फ्लैजेला है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, डाइनिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये डाइनिन प्रोटीन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं, ठीक है, नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव एंड और ये हो गया इसका नेगेटिव एंड, ठीक है। डाइनिन जब नीचे मूव करेगा, ये जो फ्लैजेला है ये थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है। जब डाइनिन नीचे मूव करेगा, डाइनिन जब नीचे मूव करेगा ये थोड़ा सा बेंड होगा, और डाइनिन जब ऊपर मूव करेगा फिर से ये थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तब ये ऐसे करेगा, डाइनिन जब नीचे मूव हो रहा है ये ऐसे करेगा और ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, फिर से ऐसे करेगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, ऐसे करके ये बीट करेगा, ठीक है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ फ्लैजेला बीटिंग। तो ये टेल क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी देता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल शीथ फॉर्मेशन होता है एंड उसका जो साइटोप्लाज्म है, स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म था वो लॉस हो जाता है। साइटोप्लाज्म है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। स्पर्म कहीं ऐसा दिखता है पूरा, ठीक है। और सर्टोली सेल्स जो होते हैं इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सर्टोली सेल्स और इसको हार्मोनल रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है इसका मेन हार्मोनल रेगुलेशन होता है GnRH से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। उसके बाद ये आता है पिट्यूटरी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी में और एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करने में लेडिक सेल को डायरेक्शन देता है, ठीक है। लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के वजह से स्पर्म बनता है। फाइनली स्पर्म का जो मेयोसिस होता है वो मेयोसिस का प्रोग्रेशन में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, ठीक है। और एक प्रोटीन और एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इनिबिन, और एक हार्मोन आता है और एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इनिबिन। ये इनिबिन हार्मोन क्या करता है, अगर ज़्यादा स्पर्म फॉर्म हो जाए, ठीक है, फॉर्म जब मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाए फॉर्मेशन का, तब क्या होगा, ये इनिबिन उसको रोक देता है, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये इनिबिट कर देता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनिबिट कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, अपना जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये अपना हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मैं आपको अभी एक ग्राफ करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। पहले तो आया स्टेम सेल टाइप A डार्क, ठीक है। उसके बाद टाइप A पेल। उसके बाद टाइप B, ओके। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद इसमें होगा मेयोसिस 1, और इसके बाद बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें होगा मेयोसिस 2, इसके बाद बनेगा स्पर्मेटेट्स। इस स्पर्मेटेट्स क्या होंगे, डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन के बाद ये बनेगा
स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद इसका फाइनल मैचुरेशन होगा और वो बनेगा स्पर्म। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। ओके, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपका जो फॉर्मेशन है, कौन कौन से पार्ट से फॉर्मेशन हुआ है स्पर्म का, एक्रोजोम किससे फॉर्मेशन हुआ है, मिडिल पीस में क्या है, टेल का फाइबर का स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, उससे लो टेम्परेचर मतलब 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर, इसलिए टेस्टिस बना हुआ है कि ताकि वो सरफेस बॉडी से बाहर रह सके, इसका टेम्परेचर कम हो सके। ठीक है, तो 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस, स्पर्मियोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे oogenesis। ओके, oogenesis में, oogenesis कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है। ओवरी में पर्टिकुलरली एक फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उस फॉलिकल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, और जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें उसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और अंदर oocyte होता है और एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स। उसके बाद इसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। इसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। इसके बाद आएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, oocyte होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल होता है, उसके बाद एक इनर लेयर होता है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में एक तो होता है साइज जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, ग्रैनुलोसा सेल होता है। ठीक है, और एक लेयर आता है सेल का जिसको बोलते हैं थेका। ठीक है, और एक सेल आता है, सेल का लेयर आता है जिसको बोलते हैं थेका। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एक होता है एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल में एंट्रल एक कैविटी है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, ग्रैनुलोसा सेल जहाँ से होता है, जहाँ पे होता है वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो कैविटी को एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम कैविटी। ठीक है, उसमें होता है, ये उससे साइज में बड़ा होता है। ठीक है, उसमें साइज में बड़ा होता है, ये होता है थेका एक्सटर्ना, बाहर का लेयर। उसके बाद थेका इंटरना, उसके बाद यहाँ पे एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं एंट्रम।
और उसके बाद होता है ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये सबसे मैच्योर स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसका लगभग साइज 2 सेंटीमीटर के आसपास होता है। एंट्रम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। एंट्रम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसको मैं अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। यहाँ में मैं इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाया हूँ, यहाँ मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एंट्रम, ठीक है। और यहाँ पे अंदर रहता है मैच्योर oocyte, मैच्योर oocyte, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। अंदर मैच्योर oocyte मैंने लिख लिया। और यहाँ पे जो लेयर होता है, इसे oocyte के अंदर एक लेयर होता है, अंदर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा, ठीक है। इतना होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल सबसे ज़्यादा मैच्योर फॉलिकल होता है जिसमें मैच्योर oocyte बनता है, ठीक है। अभी देखते हैं पहले oocyte का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले क्या होता है, एक प्राइमोडियल जर्म सेल होता है। वहां पे क्या था, टाइप ए था, टाइप ए स्टेम सेल था, ठीक है। यहाँ पे होता है एक प्राइमोडियल जर्म सेल जो फोर्टेस के स्टेज में होता है, फेटल स्टेज में होता है, ठीक है। फेटल स्टेज में एक प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल होता है। और ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके 6 to 7 मिलियन, 6 to 7 मिलियन क्या बनाता है, 6 to 7 मिलियन ऊगोनिया बनाता है। क्या बनाता है, ऊगोनिया। 6 to 7 मिलियन ऊगोनिया बनाता है। और ये ऊगोनिया 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद, ठीक है, ये बर्थ तक चलता है, ठीक है। जब पैदा नहीं हुआ है वो तब तक चलता है, और जब तक ये पैदा हो गए, ठीक है, उसके बाद ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और ऊगोनिया एंटर करता है कहाँ पे, ऊगोनिया बनाता है, ऊगोनिया बनाता है प्राइमरी oocyte, ऊगोनिया बनाता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte जो होता है वो 2n का होता है। ये एंटर करता है मेयोसिस में, मेयोसिस में। ये मेयोसिस 1 में जाता है। आपको पता है मेयोसिस 1 में 5 स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पाचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ठीक है। ये मेयोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाता है। जब ये अरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये प्यूबर्टी तक वेट करता है, ठीक है। ये प्यूबर्टी तक वेट करता है, तब जाके उसका मेयोसिस 1 रिज्यूम होता है, ठीक है। प्यूबर्टी तक वेट करता है तब जाके इसका मेयोसिस 1 रिज्यूम रहता है। तो ये कितना टाइम तक अरेस्ट होकर रहता है, लगभग 1 डिकेड से ज़्यादा, जब तक प्यूबर्टी ना आए, क्योंकि लगभग 12 साल के आसपास प्यूबर्टी आ जाता है। तो प्यूबर्टी आने तक ये वेट करता है मेयोसिस 1 में, मेयोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट होकर रहता है। उसके बाद
जब ये अरेस्ट होता है, ठीक है, तब ये क्या सब मतलब एक्यूमुलेट करता है, इसके अंदर mRNAs बढ़ जाते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, और ये राइबोसोम का रखता है, ठीक है, बनाता है, और ये नॉन मैमल्स में यॉक को एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये अरेस्ट होने के बाद एक्यूमुलेट करता रहता है प्यूबर्टी तक। जब प्यूबर्टी आ जाता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी आ जाता है तब क्या होता है, इसका मेयोसिस 1 रिज्यूम होता है। प्यूबर्टी आ जाने के बाद इसका मेयोसिस 1 रिज्यूम होता है, और मेयोसिस 1 रिज्यूम होके ये बनाता है 2 सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स, यहाँ पे ये 2n का है और ये 2 सेल n का बनाता है। इनको अब बोलेंगे सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ठीक है। और इस सेकेंडरी oocytes में एक का साइज थोड़ा सा लार्जर होता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, एक का साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, जिसको हम बोल देंगे पोलर बॉडी, ठीक है। एक का साइज थोड़ा स्मॉल होता है, एक का साइज थोड़ा लार्ज होता है। लार्जर वाले को हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और जो स्मॉलर होता है उसको बोल देंगे पोलर बॉडी, ठीक है। और जो पोलर बॉडी होता है इसके बाद इसमें होगा, यहाँ पे मेयोसिस 1 हो गया, ठीक है, इसके बाद इसमें होगा मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 होगा। मेयोसिस 2 जब होगा, ये फिर से मेयोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मेयोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे n होंगे क्योंकि मेयोसिस 2 क्या होता है, माइटोसिस होता है, मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये स्टेल यहाँ से अरेस्ट हो जाएगा, ये अभी नहीं बनाएगा। कब तक नहीं बनाएगा, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, जब तक स्पर्म की एंट्री ना हो जाए, तब तक ओव्यूल का oocyte का मैचुरेशन नहीं होगा, ठीक है। जब तक फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का फेज आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा, तब इसका मेयोसिस 2 का मेटाफेज 2 रिज्यूम होगा, ठीक है। ये मेयोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट होके रहेगा। कब तक, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ये रिज्यूम कर देगा मेटाफेज 2 को, और ये 4 सेल्स बनाएगा, ठीक है, ये 4 सेल्स बनाएगा। इसमें से एक को हम ओवम बोलेंगे, जिसका साइज बड़ा होगा। इसमें जो सेकंड बनेगा उसको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। और ये पोलर बॉडी से 2 और पोलर बॉडी बनेंगे, तो टोटल 3 पोलर बॉडी बन गए, 3 पोलर बॉडी बन गए और एक ओवम बन गया, ठीक है। इसमें हार्मोनल रेगुलेशन क्या होता है, इसमें हार्मोनल रेगुलेशन में पहले तो आता है GnRH, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ठीक है। GnRH आता है, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, और ये सीक्रेट करवाता है पिट्यूटरी से FSH, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी से FSH सीक्रेट करने के बाद ये पिट्यूटरी का FSH ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करता है, ठीक है। उसके बाद ये सीक्रेट करता है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूल का मैच्योरेशन करवाता है, ठीक है, ओव्यूल का मैच्योरेशन करवाता है, ओके। और जो मेयोसिस 1 में ये अरेस्ट हुआ था, उसका क्या करवाता है, उसका रिज्यूम जो होता है, मेयोसिस 1 जब रिज्यूम होता है, ये उसमें हेल्प करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये इसका हार्मोनल रेगुलेशन है। अभी हम थोड़ा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओवम का स्ट्रक्चर देख देते हैं। ओवम के स्ट्रक्चर में जो मैच्योर ओवम होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है। लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा,
जोना पेलुसडा, जोना पेलुसडा, ठीक है। और ये जोना पेलुसडा के नीचे एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरी वाइटेलिन, वाइटेलिन स्पेस, पेरी वाइटेलिन स्पेस, ठीक है। और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोला जाता है फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स, ठीक है, फॉलिकल सेल्स। और ये जो ऊपर का लेयर है इसको बोला जाता है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। ये है मैच्योर ओवम का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो जोना पेलुसिडा ये क्या करता है, स्पर्म और एग के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। जब स्पर्म एंट्री करता है और एक्रोजोम फ्यूजन हो जाता है, एक्रोजोम डिग्रेड हो जाता है, तब बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म के पेनिट्रेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये ओवम के सेल स्पेसिस रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है जोना पेलुसिडा, और स्पर्म के पेनिट्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है इसका हार्मोनल रेगुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू, ठीक है। और इसके बाद हम इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर हो गया सर।